बहुत ही अमेजिंग से के साथ कनेक्ट। थैंक यू सो मच सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड बहुत आज थैंक यू। मशक्कत हो गई, उसके लिए माफ करिएगा। So can बस अच्छा, फोन को I सर, have to keep अच्छा I have to keep iPad in that uh, या आई थिंक उसमें थोड़ा इसके इशू में। आ जाता है, लास्ट टाइम भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट कोई हम्म। नहीं है, तो इजी है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। मुझे लगता है सर भी कंफर्टेबल हो गए हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम है आरजे ज्योति और फेसबुक लाइव में आज हमसे जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर रमेश सी गौर, जो कि प्रेजेंट में डीन एंड डायरेक्टर हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन और हेड है कला निधि डिवीजन के, न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के सीनियर फैकल्टी में से एक हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फैकल्टी में से एक हैं। इतना ही नहीं, बस बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स, 9 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, 5 शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स कोर्सेज, 4 ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, various disciplines such as cultural management, South Asian studies, Buddhism, digital library and data management, cultural management, South Asian studies, Buddhism, digital library and data management, cultural informations, folklore, tribal studies, research methodology and डॉक्यूमेंट्री मेकिंग एंड स्क्रीन राइटिंग। बहुत ढेर सारे कोर्सेज का इनको एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा पिछले प्रोजेक्ट्स की अगर मैं इनके बात करूं तो लाइब्रेरियन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, CRRI, CSIR, RIS न्यू दिल्ली, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MGI गुड़गांव एंड IMT गाजियाबाद। 24 से ज्यादा देशों में डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट के लिए इन्होंने विजिट भी किया है। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, जापान। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस। तो इस घूमने का भी हम थोड़ी देर में जानेंगे सर से, सिंगापुर कैसा रहा एंड वेरियस असाइनमेंट पे इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरीज को लेकर काम किया है। इसके अलावा प्रोफेसर सी गौर सर पहले भारतीय हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है एज एन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी IAC यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। इतना ही नहीं, यूनेस्को ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन इंडिजिनियस लैंग्वेज 2020 में एज ए मेंबर भी इन्होंने काम किया है। तो सर ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमसे जुड़ रहे हैं इस फेसबुक लाइव में। और बहुत लोगों का सवाल था कि क्या है लाइब्रेरी की दुनिया, क्या है डिजिटल लाइब्रेरी, कैसे काम करता है IGNCA। तो प्लीज एक बार बताइए IGNCA क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Jyoti. Can you hear me? या लाउड एंड क्लियर सर। Okay. So पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कनेक्ट किया अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। आई एम वर्किंग एज ए डीन एंड हेड ऑफ कलानिधि डिवीजन। और जो सारे प्रोग्राम्स आपने बताए वो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं। And I'm a senior जी faculty in IGNCA, Indira Gandhi National Center for the Arts. ओके। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो हम बोलते हैं, वो एक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेस्टिजियस सेंटर है, जो कि भारत की जो धरोहर है, जो भारत की जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसको संजोए हुए है। उसके संरक्षण के लिए उसमें उसको कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, कैटलॉग करके डिसेमिनेट करना, एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, पब्लिकेशंस और भिन्न विभिन्न के प्रोग्राम्स, जिसमें फेस्टिवल्स, फेयर्स, डॉक्यूमेंट्रीज और तरह तरह के प्रोग्राम, जिसके द्वारा भारतीय जो हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी भारत की जो विरासत है, उसको हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसको कि करीब 5 मेजर डिविजन्स के थ्रू काम होता है, जिसमें कि कलानिधि डिवीजन मैं हेड करता हूँ। वो बेसिकली एक रिसोर्स सेंटर है, नॉलेज कल्चरल नॉलेज रिसोर्स सेंटर है, जिसमें कि
तरह तरह की जो धरोहर है, जो बुक्स की फॉर्म में, मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में और जी आर्काइवल मटेरियल की फॉर्म में हमने जगह जगह से इकट्ठा करके उसको संयोजित किया हुआ है, रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए, उसके बेस पर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसकी ज़्यादा जी जानकारी आप लोग चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है बिल्कुल www.igncA.nic.in पर लोग जाएं और उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी आईजीएनसीए के बारे में। इसके साथ साथ आईजीएनसीए एकेडमिक प्रोग्राम्स, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, करीब 9 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज और 7 के करीब सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। उसमें कुछ पैंडेमिक के दौरान हमने 4 ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, जिसमें कि रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स, फोकलोर एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल मार्केटिंग के ऊपर हमने शुरू किए हैं। तो यही बहुत सारी जो एक्टिविटीज के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की धरोहर को, भारत की जो हमारी जो जन जन है, भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी जो हाँ लोग हैं, जो भारत एग्जैक्टली की आर्ट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्टेड हैं, उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल देशों विदेशों में इंडियन आर्ट एंड कल्चर को आप बखूबी ले जा रहे हैं। सर जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज हैं इसको करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी, कोई क्राइटेरिया, कैसे जुड़ सकता है कोई आईजीएनसीए से? बेसिकली ये सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही, लेकिन जो ऑनलाइन कोर्सेज जी हम जितने भी करते हैं, जैसे रिसर्च मैथोडोलॉजी और रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं या जो फैकल्टी हैं, बेसिकली ओके हमारे सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको कि हमने स्पेसिफिकली एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन दिया है। जैसे रिसर्च मैथोडोलॉजी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारी जी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज होते हैं और पीएचडी कोर्स वर्क में भी प्राप्त होता है। लेकिन हमने कोशिश की है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो टेक्नोलॉजी फोकस नहीं है, जैसे कि जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो रिसर्च राइटिंग में हो या प्लेजरिज्म डिटेक्शन में हो या साइटेशन मैनेजमेंट में हो या डेटा एनालिसिस में हो, तो हमारा फोकस रहता है कि हम उन सारी टेक्नोलॉजी की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दें और साथ में जी वो सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें जो कि जनरली जो थ्योरेटिकल कोर्सेज है उनमें नहीं मिलता है। और इसके लिए जो बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, वो दोनों तरह के पीएचडी स्टूडेंट भी होते हैं, जो मास्टर्स स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए वो भी ज्वाइन करते हैं, और बहुत सारे फैकल्टी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो अपनी यूनिवर्सिटीज में इस तरह के प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, वो सारे स्टूडेंट हमारे रिसर्च मैथोडोलॉजी और रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स कोर्स को ज्वाइन करते हैं। और बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी डेटा मैनेजमेंट हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे साउथ एशियन स्टडीज हो, या इंटेंजिबल फोकलोर एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और कोई एज जी लिमिट नहीं है और कोई भी अच्छा ज्वाइन कर सकता है। और हमारे पास ऑनलाइन में तो खैर काफ़ी सीटें हैं, लेकिन जो फिजिकल कोर्सेज जो पैंडेमिक की वजह से अभी हमने होल्ड किए हुए हैं, अभी सिचुएशन इम्प्रूव होने के बाद हम शुरू करेंगे, उसमें हमारी जी लिमिटेशन है, हम 25 to 30 स्टूडेंट्स ही लेते हैं। तो ये जो सारे कोर्सेज हैं, इनका पर्पज है कि नॉलेज इनहांस करना। डिग्री देने से ओके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर हर फील्ड में हम उन्हें किस तरह की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दें, कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के द्वारा। बिल्कुल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा कैसे जी नॉलेज शेयरिंग हम करें। तो वो एक क्योंकि क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन और जो जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो ऑलरेडी उस फील्ड में क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स करने के बाद उनको एक नया आइडिया, नई टेक्निक, नई नॉलेज गेन होती है, जो कि उनके जॉब बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ उनके जो वर्किंग एक्सपीरियंस है और जो करंट जॉब कर रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल होती है। बिल्कुल ओके सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अक्सर किताबों के लॉन्च को बहुत प्रमोट करते हैं आईजीएनसीए में। अभी रिसेंटली आपने बुद्ध पे कोई एक किताब लॉन्च की है, तो किताबें कितनी अहम भूमिका निभाती हैं हम सबके जीवन में? आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बुक्स को एक आई ऑलवेज से दिस बुक्स आर योर फ्रेंड्स फिलोसफर एंड गाइड। वो टीचर भी हैं, वो दोस्त भी हैं, वो आपके गाइड भी हैं। और अ,
हर तरह की समस्या, हर तरह की नॉलेज आपको जी बुक्स के थ्रू मिलती है। और बिल्कुल। एक चीज समझने की वाली बात है कि मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि आप कितने भी स्ट्रेस लेके घूम रहे हो या फिर आपको कोई जानकारी ना हो इसकी, देखिए, एक क्लासरूम में जो टीचिंग होती है वो एक कुछ घंटों की होती है, लेकिन बिल्कुल जो स्टूडेंट की सही मायनों में जो स्टडी होती है वो ऑफ द क्लास, जो जिसको हम एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग या कंटिन्यूअस लर्निंग की बात करते हैं, वो बुक्स के थ्रू ही होती है। बुक्स में बिल्कुल। मेरा मतलब है चाहे जो जर्नल्स हो, आर्टिकल हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आई डिड माय साइंस जी कंप्यूटर साइंस कोर्स इन 1989, और उस समय जो मुझे ओके। पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, फोटोन, बेसिक, पास्कल, डीबेस 3++। इनके बारे में आज की जनरेशन तो नाम ही पहली बार सुन रही होगी, इस तरह के नाम ही नहीं सुने होंगे। तो और बिल्कुल लेकिन आगे चल के मैंने अपनी जिंदगी में बगैर किसी क्वालिफिकेशन गेन किए या बगैर कोर्स किए मैंने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को सीखा। और वो सब सारी नई टेक्नोलॉजीज में मैंने कैसे सीखा, वो पुस्तकों की मदद से मैंने सीखा। मदद से। जो जानकारी आर्टिकल्स में पब्लिश हुई। तो नॉलेज अपडेशन के लिए पुस्तकों से अच्छा माध्यम कोई नहीं है। कोई भी और नहीं। हर लेजर रीडिंग के लिए, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए, और इवन सबसे जी बड़ा गिफ्ट ही पुस्तकें हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट अपने देश में होता है कि हम लोग पुस्तकों को इतनी अहमियत नहीं देते। हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि हम 500 रुपए हम्म, एक पिज्जा खरीदने में रेस्टोरेंट में खर्च कर देंगे, लेकिन एक 200 रुपए की किताब नहीं खरीदते हैं। वो शायद हमारे कहीं ना कहीं हम लोग हम अपनी जो एंशियंट नॉलेज सिस्टम है उसको भूल गए। आज हिंदुस्तान में एक से बिल्कुल 1 करोड़ से ज्यादा हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। और वो इतनी मेहनत हमारे जो जी पुरखों ने क्यों की, उन्होंने उस नॉलेज शेयरिंग को, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए तो काम किया। हाथ से लिखना कितना बिल्कुल डिफिकल्ट होता था, वो भी पेपर ना होने की वजह से, कभी पाम लीफ पर, कभी बर्च पेपर पर, कभी क्लॉथ पे। तो वो सब क्यों किया गया, क्यों हमारी जो नॉलेज को प्रिजर्व कर सके, नॉलेज शेयरिंग कर सके। तो आज की जनरेशन को बिल्कुल। एक चीज समझनी चाहिए कि पुस्तकें सबसे बड़ा माध्यम है आपकी हर हर सिचुएशन में डील करने के लिए। तो अगर आपने सही प्रोफेशनल बनना है, बगैर रीडिंग के आप नहीं बन सकते। आप एग्जाम पास आउट बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ कोर्स किताबें, हैंड नोट्स वगैरह लेके, लेकिन आप एक अच्छे प्रोफेशनल या क्वालिफाइड या नॉलेजेबल, कोई भी ग्रेट साइंटिस्ट, कोई भी ग्रेट डॉक्टर, इंजीनियर बगैर किताबों के नहीं बन सकता, अब बगैर एडिशनल रीडिंग के नहीं बन सकता। तो ये पुस्तकें बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत जरूरी हैं। और कहीं ना कहीं शायद आजकल हमारे देश में कुछ एक माइंडसेट डेवलप होते जा रहे हैं, लोगों को नगले लगाया कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, व्हाट इज द नीड ऑफ द लाइब्रेरीज एंड या बुक्स। वो एक एग्जैक्टली। कंफ्यूजन, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, वो एक इलिटरेसी। मैं ऐसे लोगों को लाइब्रेरी इलिटरेट बोलता हूँ। उनको समझ में नहीं आता है कि इंटरनेट पे जो कुछ भी अवेलेबल है वो सारा कुछ आपके लिए अच्छा नहीं है। उसमें कुछ फेक भी हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, डिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो एक किताब में जो आर्टिकल जो भी लिखा गया है वो बहुत ही वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। और आपको पता है कि बिल्कुल जो ऑथर ने लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि उसने बहुत सारी रिसोर्सेज को कंसल्ट करके एक बुक को लिखा होगा। तो इट्स बिल्कुल। बुक रीडिंग को लेके आई एम रियली कंसर्न। और जो आपने कहा कि आईजीएनसीए में हम बहुत सारे बुक लॉन्च और बुक डिस्कशन करते या हैं, उसके पीछे मकसद यही है कि लोगों में किस तरीके से रीडिंग हैबिट क्रिएट किया जाए, लोगों को कैसे बताया जी जाए। क्योंकि जो हम बुक लॉन्च करते हैं, बुक डिस्कशन करते हैं, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो उनके माध्यम से उसकी जानकारी देते हैं कि ये जैसे बुद्ध, अभी हमने जो आपने बात की बुद्धा इन गंधारा, तो किस तरीके से या बुद्धिज्म गंधार रीजन में स्प्रेड हुआ। अभी हम परसों एक बुक लॉन्च करने जा रहे हैं, बुक डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे जो नोबल जी लॉरेट हैं, जो कैलाश सत्यार्थी जी, शांति पुरस्कार के लिए जो नोबेल प्राइज उनको मिला है, बिल्कुल। उन्होंने बचपन किताब बचाओ। लिखी है कोविड-19 के ऊपर, जो उन्होंने एक सवाल उठाया है। तो उसको लेके आप देखिए, उसमें डॉक्टर सोनल मानसिंह, उसमें प्रसून जोशी, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी, उसमें अमीश त्रिपाठी जी, और डॉक्टर पवन के वर्मा, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, राम बहादुर राय जी, ये सब लोग इतने एमिनेंट राइटर्स और स्कॉलर्स उसमें बात कर रहे हैं, और कैलाश सत्यार्थी जी खुद होंगे। तो आप जब उस डिस्कशन को, बिल्कुल 1.5 घंटे के डिस्कशन को देखेंगे, उसमें से जो आइडिया निकल के आए होंगे वो इतने महत्वपूर्ण होंगे, किसी भी
क्लासरूम में नहीं मिल सकते। वो क्योंकि इतने सब बड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जब आपसे बात करते हैं खुद और अपना जब आपको एक्सपीरियंस आइडियाज देते बताएंगे। हैं, वो एक अपना एक्सपीरियंस होता है। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल। एक किताब के बारे में इंटरेस्ट जनरेट होता है, दूसरा उस टॉपिक के बारे में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलती है। क्योंकि किताब में बिल्कुल। कई तरीके से कई सारी ऑथर लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें और क्या हो सकता था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके माध्यम से, और आजकल इंटरनेट के माध्यम से आप लाखों लोगों तक कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो पर्पज है आईजीएनसीए बुक सर्किल में, जो हम बुक्स लॉन्च करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये मैं जहां भी मैंने काम किया है, जेएनयू में था वहां पर भी इस तरह के प्रोग्राम करता था। इसका मेरा पर्पज यही है कि जी। लोगों में बुक्स के प्रति कैसे जागरूकता लाई जाए और कैसे कनेक्ट किया जाए रीडर को, ऑथर को और राइटर्स को एक इस तरह के माध्यम से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमें समझना चाहिए। हमें अपने समाज में, अपने परिवार में बच्चे के जन्मदिन पे एक किताब जरूर आप उनको गिफ्ट करिए, उनको बताइए और उनको बिल्कुल। प्रेरणा दीजिए। और टेलीविजन से हटके, इंटरनेट से हटके कुछ ना कुछ ऐसा समय उनको दें जिससे कि वो पढ़ सकें, क्योंकि किताब पढ़ने से जो नॉलेज गेन होती है वो और कोई माध्यम नहीं है उसको कहीं से नहीं। सप्लीमेंट करने का। जी। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे भी आईजीएनसीए का एक कार्यक्रम सुनने का सौभाग्य मिला था। आईजीएनसीए के एक प्रोग्राम में मैं शामिल थी और मैंने वहां आपकी एक लाइन सुनी थी, आप लोगों को इनवाइट कर रहे थे। मैं आप सबको भी बताना चाहूंगी, आईजीएनसीए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप कभी भी जाकर ओपनली वहां बैठ के वहां की लाइब्रेरीज का आनंद ले सकते हैं। तो सर ये क्या है, हमसे कोई भी, जितने लोग भी जुड़े हैं, कभी दिल्ली जिसका भी आना जाना हो, तो आप सबको हमेशा इनवाइट करते हैं कि आप आईजीएनसी आइए और यहाँ की लाइब्रेरीज का आनंद लीजिए। तो इसके बारे में बताइए कि कोई कैसे आके जुड़ सकता है और कभी भी जाके आईजीएनसीए में लाइब्रेरीज को देख सकता है, उनको महसूस कर सकता है, क्योंकि किताबों की दुनिया में आप एक जाते हैं तो वहाँ की फीलिंग ही बहुत अलग होती है। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो लाइब्रेरी एक स्पेशल लाइब्रेरी है, जिसको हमने कलानिधि नाम दिया हुआ है। कलानिधि ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो उसमें ओके। देर आर 5 डिफरेंट डिपार्ट सेक्शंस। उसमें सबसे पहले प्रिंट लाइब्रेरी को हम कलानिधि रेफरेंस लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसमें कि जी। बुक्स के अलावा हमने एक अलग प्रोग्राम चलाया कि जो एमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी किताबें इकट्ठा करते हैं, और जी। उनकी लाइफ खत्म, डेथ के बाद बहुत सारे परिवार होते हैं जो उसको नहीं संभाल पाते और इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से वो किताबें कहीं रद्दी में ना जाएं, कहीं खराब ना हो, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। हमने एक पर्सनल सेलेक्ट कलेक्शन का सेक्शन बनाया हुआ है। तो उसमें करीब ओके। 24 स्कॉलर, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर नामवर सिंह, डॉक्टर कपिला ठाकुर, जयदेव सिंह, बहुत सारे जी। ऐसे जो मिस्टर श्याम बेनेगल, देवेंद्र स्वरूप जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। जिन्होंने अपना जो पर्सनल कलेक्शन है हमें दिया है। तो हमने 24 पर्सनल लाइब्रेरी जो उसमें, तो ये जो कलेक्शन है वो उन्होंने अपनी मेहनत से एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जनरेट किया है। और जब कोई ऑथर पर्सनल खरीद के लाइब्रेरी बनाता है, उसकी वैल्यू कुछ और ही होती है। तो उस तरह का कलेक्शन बिल्कुल। आपको किसी और लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन का प्रोग्राम है। हमारे पास करीब 3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट माइक्रोफिल्म और डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, जो सो करीब 52 लाइब्रेरीज से हमने माइक्रोफिल्म करके और इकट्ठा की गई हैं। हमारे पास 1 लाख वाह। से ज्यादा विजुअल्स हैं, जो कि जी। इंडिया के मॉन्यूमेंट्स और सभी ट्रेडिशंस कल्चर के ऊपर हैं। हमारे पास 45 पर्सनल कलेक्शंस हैं, ऑडियो आर्काइव्स, उसमें फोटोग्राफ्स हैं, उसमें स्कल्पचर्स हैं, आर्टिफैक्ट हैं। बहुत बड़े नाम, राजा दीनदयाल फोटोग्राफर रहे हैं, एक एक जी। एक कुमारस्वामी हैं, हम एक ब्रूनर हंगेरियन पेंटर थी, उनकी करीब 1,000 से ज्यादा पेंटिंग हमारे पास है। तो जो हमारे पास कलेक्शन है वो बहुत ही यूनिक है, जो कहीं अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ही बहुत स्पेशली अवेलेबल है। आईजीएनसी एक पब्लिक बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन है, इट इज ओपन टू ऑल। हमारी जो या। लाइब्रेरी है वो 1 हफ्ते के लिए कंसल्टेशन के लिए फ्री है। कोई भी आके कंसल्ट कर सकता है विदाउट एनी मेंबरशिप। अगर आप रेगुलर आना चाहते हैं तो 1 मंथ के लिए आना चाहते हैं तो 100 रुपीज है। अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो एनुअल मेंबरशिप स्टूडेंट के लिए 300 रुपीज है, और बाकी लोगों के लिए 500 रुपये है।
और अगर आप लाइफ मेंबरशिप बनना चाहते हैं तो जस्ट मिनिमम मैक्सिमम 5,000 रुपीज आप पे करिए और आप पूरी लाइफ के लिए लाइब्रेरी मेंबरशिप बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ फिर हम दूसरे हमारे जो प्रोग्राम्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारी जो हमारी एक्टिविटीज हैं, उनके थ्रू हम एग्जीबिशंस, हमारे पास गैलरीज हैं, जो हमने गैलरीज क्रिएट की हुई हैं, जैसे राजा जी दीनदयाल की फोटोग्राफी गैलरी है, मास्क की फोटोग्राफी, मास्क की गैलरी है। तो आईजी और फिर पब्लिकेशन, हमारा जो पब्लिकेशन आउटलेट है उस पर हजारों आईजीएनसी के पब्लिकेशन है जो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तो आईजीएनसी एक ऐसी ऐसी जगह है जहां पर आर्ट एंड कल्चर की, इंडिया में अगर आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, और हमारे पास ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, डिजिटाइज मटेरियल हैं बहुत सारी, जो आपको आपकी रिसर्च में, तो जो जो भी रिसर्च की आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में, चाहे वो डांस हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो एपिक्स हो, हमारे जो फोकलोर हो, फोक म्यूजिक हो, इस तरह की किसी भी सब्जेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप बुक लिख रहे हैं, आप कुछ भी कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, एग्जीबिशन करना चाहते हैं, इवन अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है या कि महाभारत के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, रामायण के बारे में जानकारी, रामायण की करीब 331 से ज्यादा वर्जन्स हैं जो डिफरेंट, तो लोगों को जानकारी नहीं है कि डिफरेंट रामायण में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो अगर आप जनरल इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स आर्ट, अभी हमारी बिल्कुल नई एजुकेशन पॉलिसी में एक फोकस है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, तो हमारे जो स्कूल टीचर्स बिल्कुल हैं उनको कैसे आर्ट से कनेक्ट करें स्टूडेंट को, तो बहुत सारी जानकारी हमारे साथ ज्वाइंट प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बिल्कुल बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अब तो एक साल से हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई हमारा जी प्रोग्राम होता है, हमारा कोई, और बिल्कुल हमारे हजारों हमने वीडियो फिल्म बनाई हुई हैं जो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारी तो फ्री अवेलेबल हैं। अ, तो बिल्कुल ये सब सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला कला केंद्र भारत का ही नहीं, अ, विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में, और आप वहां पर आके हम लोगों से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको अपनी कला और संस्कृति से जुड़ना है तो आप आईजीएनसी एक बार जरूर विजिट करें। आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होगा, अपनी धरोहर को महसूस कर पाएंगे किताबों के थ्रू ही। देश विदेश में भी सर आप बहुत सारे वेरियस टॉक्स कर चुके हैं, मुझे जानकारी है। अ, देश विदेश में जाके अपने इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को बताना, कैसा फीडबैक आता है और क्या अनुभव रहता है, कैसे अनुभव रहे, कुछ अनुभव चाहूंगी आप साझा करें, आपने इतने जगह विजिट किया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसा भारतीय हूँ जिसको कि विश्व की जितनी भी लाइब्रेरी, आर्काइव्स या हेरिटेज से रिलेटेड कमिटीज या प्रोग्राम्स में, उनमें जुड़ने का मौका मिला है। बहुत एक प्राइड की बात होती है जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यूनेस्को में या फिर किसी भी इंटरनेशनल प्रोग्राम में। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत बड़ी है। आप मान के चलिए, एज एन एस्टीमेट हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और पूरे विश्व की अगर मैन्युस्क्रिप्ट को मिला दें तो भी एक जी, करोड़ नहीं होंगे। तो इसका मतलब नहीं होती है। हम जो जो हमारी जो धरोहर है बहुत ज्यादा है। हमारा जो कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, चाहे मैं फुलब्राइट फेलोशिप में गया, या मैं अभी इफ्ला या यूनेस्को को रिप्रेजेंट करता हूँ, जब जाता हूँ वहाँ इंटरनेशनली, जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो वहाँ सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा क्या लगता है कि लोग भारत की जो सभ्यता है उसको उसको बहुत बहुत पसंद करते हैं, उसको बहुत इज्जत देते हैं। जब आप जी इंटरनेशनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो वो, और उसका ही एक नतीजा है कि देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई वाज इन साउथ कोरिया, तो एक या एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग हो रही थी। तो वहां पर जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया और उनको सारा बताया, हमारी धरोहर के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में, तो बहुत सारे जो जो कोरियन डेलीगेट्स थे उनको बड़ा कनेक्ट सा महसूस हुआ। उनको लगा कि ये तो बहुत महसूस सारी होता चीजें, तो बुद्धिज्म को लेके हमारा एक बहुत बड़ा कनेक्ट है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मैंने ट्रेवल किया है। रामायण को है। लेके, जी अब जैसे आप इंडोनेशिया में जाएं या फिर कंबोडिया में जाएं, आप थाईलैंड में जाएं, तो रामायण ना एक बहुत ही बड़ा कनेक्ट है हमारे रामलीला का। जो हम अपने देश की बात करते हैं, जब आप वहां से बात करते हैं रामलीला के बारे में, मैंने
मैंने इंडोनेशिया में रामलीला का मंचन देखा, जिसमें कि बहुत सारे कलाकार जो मंचन कर रहे थे वो मुस्लिम थे, और उनका जो डायलॉग डिलीवरी था, जो उनका एक खूबसूरत, और जो आप उनका अप्सरा डांस देखेंगे तो पूरा, जब आप विश्व से बाहर जाते हैं और भारत की धरोहर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तो आपको तो प्राइड होता है, लेकिन जो जिस तरह की इज्जत आपको मिलती है, मुझे याद है मैं बिल्कुल। ईरान में आई वॉज इन्वाइटेड फॉर सम यूनेस्को कॉन्फ्रेंस, और वाह। एक मेरे जैसे इंडिविजुअल को जब एक स्टेट ऑनर मिला, तो आई वॉज शॉक्ड, जी। आई वॉज सरप्राइज कि मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑनर, जो जिस तरीके से वो किसी मिनिस्टर को आप एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं, उस तरह से वो जो वेलकम हुआ, तो मैं हैरान था, क्योंकि वो कल्चरल हेरिटेज के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। तो कई कंट्रीज में इंडिया की जो एक रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भारत में जहां विश्व में जहां भी गया, मैंने 24 से ज्यादा देशों में और कई देशों में बहुत बार गया हूँ, और हर जगह मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और इंडिया की जो धरोहर के बारे में, इवन लाइब्रेरी, जो हमारी लाइब्रेरी और आर्काइव की फील्ड है, अगर हम देखें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को के साथ हम इंडिया को खड़ा करें, तो इंडिया काफी पीछे नहीं है लाइब्रेरीज आर्काइव्स की टेक्नोलॉजी के बारे में, या अगर हम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो डेफिनेटली। लेकिन एक फर्क है जो वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएस में, जैसे अभी एक रिपोर्टर ने मुझसे कुछ दिन पहले सवाल किया कि हमारी लाइब्रेरीज, आप इतना विश्व में घूमते हैं, आपने सारी विश्व की लाइब्रेरीज देखी हैं, हमारी लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा डेवलप्ड या इतनी खूबसूरत क्यों नहीं है? तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैं आपको एक किसी विश्व की लाइब्रेरी का अगर बजट बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारी हमारी जो लाइब्रेरीज और आर्काइव्स हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास उतनी नहीं। रिसोर्सेज नहीं है, और उसी की रिसोर्सेज। वजह से देखिए, अगर एम्बियंस अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए उतना पैसा जो चाहिए, वो उनके पास, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ लाइब्रेरियंस पीछे नहीं है। लाइब्रेरियंस के पास नॉलेज है, उनके पास पूरी एक्सपर्टाइज है, दे कैन इम्प्लीमेंट एनी न्यू टेक्नोलॉजी और दे कैन डू इट एंड दे आर डूइंग इट। लेकिन या। जो रिसोर्सेज का कंपैरिजन है वो बाकी लाइब्रेरीज के कंपैरिजन में हमारे यहाँ कम है। दूसरा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि एक लाइब्रेरी को लेके अवेयरनेस थोड़ा सा पुअर है। एक आम आदमी जी। लाइब्रेरी को जानता नहीं है, उसको तो सिर्फ लाइब्रेरी में दिखता है कि एक किताब इशू होती है वहां से और एक पढ़ने के लिए जगह मिलती है, उसके बाद लाइब्रेरी के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। उनको नहीं पता जानकारी कि नहीं। जो गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं, ये जो इंडेक्सिंग आप कीवर्ड्स देते हैं, दिस इज द क्रिएशन ऑफ द लाइब्रेरियंस ओनली, इंडेक्सिंग फ्रॉम लाइब्रेरी। कीवर्ड्स, लाइब्रेरी का एक सारा कुछ काम है। और जो भी बैकडोर ऑपरेशन होते हैं, जिनको हम आप सामने नहीं दिखते, वो टेक्नोलॉजी, जो इंडेक्सिंग, वो कैटलॉगिंग, वो और जो यूजर को पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज में मिलती है, उसके बारे में आम पब्लिक को जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो पब्लिक फंडिंग है वो बहुत पुअर है। बाहर कंट्रीज में जाइए, मैं जब साउथ सियोल में गया तो वहां पर एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, जी। नेशनल सियोल यूनिवर्सिटी। उसमें एक आदमी मुझे एक स्टोरी बताई कि ये जो पूरी बिल्डिंग बनी है लाइब्रेरी की, जी। जिसमें कि हमारे इंडियन हिसाब से करोड़ों रुपए लगे थे, बहुत ही मॉडर्न बिल्डिंग थी। तो बताया गया कि कोई यहाँ का स्टूडेंट था, अ, जी। उसने पूरा डोनेशन दिया, उस पूरी उसके मतलब इतना अमाउंट दिया जितना कि उस यूनिवर्सिटी की पूरे साल का बजट से भी कहीं ज्यादा अमाउंट था वो, जिससे कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाई गई। तो हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री के साथ, चाहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कई हो, इन सब चीजों में हमारा पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग नहीं है, पब्लिक का नहीं। अवेयरनेस भी नहीं है। लोगों को लाइब्रेरी फीस देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप, मैं जेएनयू में था, मुझे पता है कि लाइब्रेरी की फीस कितनी थी, और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी लाइब्रेरी के नाम पर कितनी फीस ली जाती है। तो रिसोर्सेज नहीं होती। लाइब्रेरी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी अर्न नहीं करते, लाइब्रेरी तो स्पेंडिंग इंस्टीट्यूशन है। तो अगर बिल्कुल। हम बहुत बड़ा फर्क देखें तो हमारे यहाँ लोगों के एफर्ट्स में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में, कहीं ना कहीं फंडिंग में, और कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस में कमी है, जिस वजह से हमारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं। अल्टीमेटली ब्लेम उसके ऊपर आता है जो कस्टोडियन होता है, यानी लाइब्रेरियन। तो अगर लाइब्रेरी की स्टेट जी। खराब है तो उसके लिए ब्लेम दिया जाता है लाइब्रेरियन को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरियन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि
जब तक हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगी, जब तक हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं होंगी, फंड्स नहीं होंगे, हम टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसके लिए हमारी लिमिटेशन रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो आज आपके माध्यम से मैं जुड़ा हूं, मेरा पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज समझिए, एक तो लाइब्रेरी के लिए क्योंकि डोनेशन बहुत जरूरी है, और आम आदमी बिल्कुल। की डोनेशन एक कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम किसी अ, अनाथालय में डोनेशन दे के आए। लाइब्रेरी भी एक ऐसी जगह है जहां पर डोनेशन देने से आपको पब्लिक सपोर्ट, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आप काम कर पैसा रहा है। लाइब्रेरी को दे रहे हैं वो अल्टीमेटली हो क्या रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल, लाइब्रेरीज क्रिएट द लाइव्स फॉर द पीपल। जो प्रोफेशनल्स एग्जैक्टली। बनते हैं वो लाइव, और पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे यहाँ बहुत पुअर है। हमारे पास अगर हम गांव में चले जाएं तो वहां तो कोई लाइब्रेरी नाम की चीज ही नहीं है। मैं रूरल बिल्कुल। लाइब्रेरीज को लेके बहुत कंसर्न हूँ। जो पंचायत जी। लाइब्रेरीज होनी चाहिए, स्कूल लाइब्रेरीज होनी चाहिए, उस लेवल पे हमारे पास। बिल्कुल। तो नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज आती है पढ़ने से, और पढ़ने के लिए क्या, सबसे पहले तो बुक्स चाहिए। हर आदमी खरीद नहीं सकता बुक्स, हमारा जो कंट्री है एग्जैक्टली। उसमें हर कोई नहीं खरीद सकता। तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या है? लाइब्रेरीज। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है, रूरल एरियाज में, स्कूल्स में, और पब्लिक लाइब्रेरीज को बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है। हमारा कंसेप्ट ही नहीं है। आप इतना बड़ा बिल्कुल। मेट्रो देखिए, नोएडा। आप इतना बड़ा मेट्रो जी। देखिए गुड़गांव, वहां नॉट ए सिंगल गुड हम्म, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। हमारे देश में या मुश्किल से 50-60 हजार लाइब्रेरीज हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज। अमेरिका छोटे से कंट्री में, जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमसे छोटा है, एरिया के हिसाब से बड़ा है, वहाँ 4 लाख पब्लिक लाइब्रेरीज है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है कि हम, बहुत बड़ा डिफरेंस। हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, और हमारे पास 50 हजार पब्लिक लाइब्रेरी लाइब्रेरी। भी बहुत ढंग से नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने समझा ही नहीं इस चीज को कि अगर आपने देखिए, लाइब्रेरीज एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हर एज, हर लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहाँ से आएगा? लाइब्रेरी से ही आएगा। अगर आपने लिटरेसी बिल्कुल। बढ़ानी है, डिजिटल लिटरेसी करनी है, सब लाइब्रेरी से आना है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मूवमेंट की जरूरत है कि लाइब्रेरीज की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आपको अच्छे प्रोफेशनल तैयार करने हैं, अपने क्राइम रेट भी कम करना है। देखिए, बहुत सारी अगर आपके पास पब्लिक लाइब्रेरी है, लोग जाके पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, वो आवारागर्दी नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे गांव में अच्छी लाइब्रेरी है, तो माँ बाप कैसे भी करके बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा देंगे, वहां पढ़ेंगे कम से कम। जब कुछ है ही पढ़ेंगे। नहीं तो वो बिठाएंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ पर? बिल्कुल। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं सर, कुछ पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ। आशीष योगी जी का मैसेज आया है। अभिवादन सर। ये सच है कि चाहे जितनी भी डिजिटल क्रांति हो जाए, परंतु किताब पढ़ने का अपना महत्व है। किताबों की आभा कभी भी कम नहीं हो सकती और खत्म नहीं हो सकती। किताबों की ये दुनिया है और रहेगी। धन्यवाद आप सभी का बेहतरीन कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए। और मैं यही कहूंगी कि जैसा कि सर ने भी कहा है कि अगर किताबें ही नहीं होंगी तो हम पढ़ेंगे क्या, अपनी धरोहर और पिछले इतिहास को जानेंगे कैसे। और बिल्कुल मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अब किताबों को अप्रिशिएट कीजिए, लाइब्रेरी को अप्रिशिएट कीजिए, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी इनिशिएटिव कीजिए। आपके शहर में या आपके गांव में एक छोटा सा जगह लीजिए और वहां पे कुछ कलेक्शन करिए, कुछ डोनेट करिए, और एक लाइब्रेरीज बनाइए ताकि लोगों के पास किताबें पढ़ने की जगह बन पाए, और हम भी औरों की तरह कह सके कि हाँ, हमारे भी देश में इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं और एक किताबों की खूबसूरत सी दुनिया है। सर, कोविड का दौर था, सबके लिए चुनौतियों भरा रहा है। क्या चुनौतियां थी आईजीएनसीए में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारी जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, या जैसे हमारे जो आप बुक डिस्कशन की बात करती हैं, हमारे आईजीएनसीए में पेंडेमिक से पहले कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं होता था। नॉट ए सिंगल ऑनलाइन जी। प्रोग्राम वी हैव डन बिफोर मार्च 2020। या। जब हम लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे वो सबसे पहले खुल गए। हम लोग अप्रैल 24 अप्रैल को ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी कि हमें ऑफिस हमारा खुल जाएगा, और हम लोग जाना शुरू कर दिए थे। तो जी। उस समय जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, वेरी डायनामिक पर्सन। तो एक दिन वही हम या। लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग क्या करें। तो उन्होंने कहा, रमेश बताइए क्या करना है। तो मैंने बताया, सर हमारे पास ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, वी कैन गो फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम। और कहते हैं फिर या। ठीक है, करते हैं। तो विद इन फ्यू डेज वी प्लान्ड एन इवेंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट ऑनलाइन इवेंट हमने जो
आईजीएनसीए में किया। और उसके बाद फिर आईजीएनसीए ने फेसबुक लाइव सीरीज शुरू की। आईजीएनसीए ने हर ये जो हमारा वेबिनार्स। बुक डिस्कशन था उसको हमने वर्चुअल बुक डिस्कशन बना दिया। जो सेमिनार थे उसको जी। हमने वेबिनार में कन्वर्ट कर दिया। और वाह। एक जो पैंडेमिक का सबसे बड़ा जो, ठीक है हम बहुत परेशान रहे, हमें बहुत कुछ, लेकिन पैंडेमिक की जो सबसे बड़ा जो उपलब्धि मैं कहूंगा वो ये रही कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो लोग हैं, उनको टेक्नोलॉजी अवेयरनेस हुई। और जो बुक डिस्कशन हम करते थे उसमें से ज्यादा 70 80 100 लोग आते थे। अब वो वर्चुअल बुक डिस्कशन में कन्वर्ट हुआ तो उसमें 10 10 हजार लोग जुड़ने बहुत लगे सारे लोग फेसबुक होंगे। के माध्यम से। बिल्कुल। और वो इंडिया जो दिल्ली की बाउंड्री में सीमित था, वो दिल्ली की बाउंड्री में इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी चला गया। जितने भी हमारे वाह। वेबिनार, शुरू शुरू के वेबिनार में तो हमारे 3 3 हजार, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया मैनस्क्रिप्टोलॉजी पे, 3600 लोगों जी। ने रजिस्ट्रेशन किया उसमें। तो वाह। एक मायनों में जो हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स थे, डेफिनेटली एक टू मच ऑफ ऑनलाइन इज आल्सो नॉट ए गुड थिंग, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल द लिमिटेशंस, आईजीएनसी की जो विजिबिलिटी थी, आईजीएनसी की जो रीच थी, पेंडेमिक में और ज्यादा बढ़ी है। हमारे जो प्रोग्राम्स जो लिमिटेड लोगों तक पहुंचते थे उसको हमने, और हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं रुका, हमारे चाहे फाउंडेशन डे हो, हमारा चाहे बुक डिस्कशन हो, इवन हमने एग्जीबिशन को वर्चुअल एग्जीबिशन में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे बड़ा जो, एंड आईजीएनसी आई कैन से वेरी विद प्राउड के अंडर अवर डायनेमिक लीडरशिप, राम बहादुर राय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, श्री डॉक्टर सत्यनारायण जोशी जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी हैं, दोनों की सहयोग से हम लोगों ने वो जो लीडरशिप हमने टेक्नोलॉजी में दिखाई, वो शायद एक एग्जाम्पल है बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए कि किस तरीके से आप अपना इन सारी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको एक अपॉर्चुनिटी बना के और आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, हमने बहुत सक्सेसफुली सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया और काम किया। उसके साथ साथ ये जो मैं दूसरा एजेंसी से बाहर भी मैं बताना चाहूंगा कि अब देखिए, एक स्कूल का बच्चा, चाहे स्कूल टीचर जिसने कभी लैपटॉप हाथ में नहीं लिया हो, उसने भी ऑनलाइन जी। क्लास टीचिंग शुरू कर दी। तो एक देखिए, बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये आज से नहीं है, दसियों सालों से है। मैं स्काइप को बिल्कुल। 2011 या 2009 में भी यूज करता आ रहा हूँ। मैं जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करता था, जूम, बेवेक्स, ये सब मेरे लिए नए नहीं थे, क्योंकि मैं 10 सालों से इनको यूज कर रहा हूँ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन आज हर, इवन गांव में भी लोगों को मोबाइल पे पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन मीटिंग, अब जो वर्चुअल, इवन पॉलिटिशियंस भी उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, जो वर्चुअल असेंबली, वर्चुअल बिल्कुल। मीटिंग्स हो रही हैं। तो एक टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज जो इस पैंडेमिक में हुआ, उससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। और इसने बहुत कुछ लेसन्स भी हमें दिए कि इस ठीक है। टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली। के माध्यम से कॉस्ट सेविंग हो सकती है, टाइम सेविंग हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑनलाइन ही करिए, बट दिस टेक्नोलॉजी शुड बी सस्टेन्ड। आगे चल के या। आपको मिक्स, एक ब्लेंड क्लासरूम लर्निंग या ब्लेंडेड प्रोग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि टेक्नोलॉजी भी यूज हो और फिजिकल भी हो। जिससे कि, जैसे हमने ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स जब हम आईजीएनसीए में करते थे तो हमारे पास स्टूडेंट होते थे 25 30। अभी जो हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया रिसर्च मैथोडोलॉजी का, वी वर हैविंग अबाउट 200 स्टूडेंट्स, एंड दैट आल्सो फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अमेजिंग। फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम यूके। तो वो जो स्टूडेंट वहां बैठे थे, उन्होंने वहां से ज्वाइन किया प्रोग्राम। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का रहा। बाकी तो बिल्कुल। देखिए, कोई भी पैंडेमिक बहुत सारी समस्याएं लेके आता है, फिजिकली मेंटली वी आर वेरी मच टायर्ड, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आईजीसीए ने बहुत सक्सेसफुली इस सिचुएशन को डील किया। और हम लोग इस बात के लिए अपनी पूरी टीम, जो हमारे साथ में लोग काम करते हैं, सबने बहुत सहयोग किया। और हमारी लीडरशिप का तो जी। कंट्रीब्यूशन रहा ही रहा इसमें। डेफिनेटली सर, मैं सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि आईजीएनसीए ने पेंडेमिक में बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं हमेशा देखती रहती हूँ पेज पे जाके, लगातार सेशन होते ही रहे हैं, कोई ना कोई बुक लॉन्च और बहुत सारी एक्टिविटी है आईजीएनसीए की, जो आप कभी भी अपने फ्री टाइम में जाके देखिए। किताबों की एक दुनिया है, उसको समझने की कोशिश करिए।
जुड़िए किताबों से। और अगर कुछ भी अगर आप लाइब्रेरीज के लिए करना चाहें तो कभी भी आप IGNC की वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, सर से जुड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इतने वंडरफुल सेशन में हमसे जुड़ने के लिए। बहुत लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा है, बहुत ही अमेजिंग कन्वर्सेशन रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति, आपने लोगों से कनेक्ट किया। और मेरा सबसे एक ही कहना है कि देखिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का कोई सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक ही नहीं कंट्रीब्यूट करता। हर इंडिविजुअल, जी हर इंसान देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे बड़ी बात है जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे ईमानदारी से करें, हम अपना फर्ज पूरी तरह निभाएं और एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि ये पैंडेमिक में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को सहारा देने की, एक दूसरे की हेल्प करने की। और जो जो खुशी दूसरों के साथ काम करने में, दूसरों के लिए काम करने में आती है, वो किसी में नहीं आती। और जो भी लोग पुस्तकों से या पुस्तकालय से जुड़े हुए, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए, मेरा उनसे कहना है कि ये देश के लिए बहुत जरूरी एरिया है। कहीं ना कहीं हमें जो पॉलिसी मेकर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि वी नीड मोर फंडिंग्स, वी नीड मोर मैन पावर, वी नीड मोर ट्रेन्ड मैन पावर, वी नीड मोर इंस्टीट्यूशंस। और सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है इससे देश की जो नई शिक्षा, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जिसमें कि लर्निंग की बहुत फोकस दिया गया है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, एक्सपीरियंस लर्निंग, जिसमें कि एक डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी की बात की गई है, बुक पॉलिसी की बात की गई है। ये सारी चीजें अचीव करने के लिए लाइब्रेरीज आर सेंट्रल फोकस। और लाइब्रेरीज की इंपॉर्टेंस को समझिए, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, चाहे यूनिवर्सिटी या स्कूल लाइब्रेरी हो या पंचायत लाइब्रेरी हो, हर तरह की लाइब्रेरीज को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड आई थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच सर। जाते जाते मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि हर इंसान की एक जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो मैं भी अपनी एक जिम्मेदारी समझती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपको ये इतनी अश्योरिटी देती हूँ कि मैं अपने रेडियो शोज में कुछ रेडियो प्रोग्राम्स लाइब्रेरीज के ऊपर जरूर करना चाहूंगी। और लाउड स्पीकर 90 FM हमेशा से आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करता रहा है। तो डेफिनेटली मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरे हिस्से की जिम्मेदारी, वो मैं जरूर निभाऊंगी और अपने आसपास के लोगों को जरूर इतनी सुंदर दुनिया के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डेज है, तो वर्ल्ड रेडियो डे है। हाँ, तो लास्ट ईयर जी हमने वर्ल्ड रेडियो डे पर एक प्रोग्राम किया था। इस साल वो प्रोग्राम IIC में हो रहा है 13 फरवरी को, तो उसका ओके। ब्रॉडकास्ट भी होगा। तो आप सब लोग उसको भी जरूर अटेंड करिए और जरूर प्रोग्राम करिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, खासकर बच्चों को लेके। मैं बहुत जी इंटरेस्टेड रहूंगा अगर बच्चों के साथ कोई प्रोग्राम किया जाए और उनके लिए एक स्पेशल जैसे स्टोरी टेलिंग सेशन को लेके कुछ बातें कही जाएं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।